अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो यह प्रेजेंटेशन आपके लिए है। पर आपकी इनकम का इस कास्ट सर्वे से क्या लेना देना है, यह आपको इस प्रेजेंटेशन के आखिरी तक पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कास्ट सर्वे की तरफ। कास्ट सेंसस विल स्ट्रेंथन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। Caste census will make a decisive step towards realizing the dreams of डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री अश्विनी वैष्णव और श्री वीरेंद्र कुमार जी ने कहा है। जबकि पिछले कई वर्षों से सरकार इसे विपक्ष की चाल और समाज में भेद डालने वाली प्रक्रिया बता रही थी। आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है, यानी आने वाले सेंसस के साथ जातिगत जनगणना होगी और इस कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में दर्शाया है। आगे हम इसके फायदे नुकसान की बात जरूर करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि ये सेंसस, ये कास्ट सेंसस और ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आखिर है क्या। भारत की पहली जनगणना 1871 में ब्रिटिश राज में हुई थी, जिसमें सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टैक्स कलेक्शन और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के हित निहित थे। इस पॉपुलेशन काउंट में कास्ट और रिलीजन का डाटा भी कलेक्ट किया गया। भारत में दूसरी जनगणना 1931 में हुई, इसमें डिटेल्ड कास्ट इनमरेशन हुआ। आगे चलकर यही डाटा मंडल कमीशन यानी 1980 में एक बेस डाटा के रूप में इस्तेमाल किया गया और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का रास्ता खुला। इस बीच बताने वाली बात यह है कि 1931 के बाद सरकार ने यह डिसाइड किया कि आने वाले सेंसस में कास्ट का डाटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सामाजिक भेद बढ़ता है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, जिसमें पॉपुलेशन काउंट के साथ साथ शिक्षा, धर्म और काम यानी वर्क फोर्स को भी काउंट किया गया। आज़ादी के बाद दूसरी जनगणना 1961 में हुई, इसमें भाषा को भी काउंट किया गया, क्योंकि उस समय भाषाई आधार पर राज्यों के बनने का चलन ट्रेंडिंग था। आज़ादी के बाद तीसरी जनगणना 1981 में हुई, इसमें समाज के वंचित वर्ग यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना विशेष रूप से की गई, क्योंकि SC/ST सब प्लान्स को सही तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया जा सके। अगली जनगणना 2001 में हुई, जिसमें डिजिटल डाटा कलेक्शन पर जोर रहा। 2011 में सरकार ने पहला डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे किया, जिसमें जनगणना और इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ डिटेल्ड कास्ट सर्वे किया गया। हालांकि यह डाटा कभी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। इस तरीके से आज़ादी के पहले 2 और आज़ादी के बाद कुल 5 जनगणना हो चुकी हैं, पर अभी तक जातिवार किसकी कितनी संख्या है इसका खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि 2011 के कास्ट सेंसस का डाटा कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। इसलिए अभी तक कास्ट जातिवार संख्या किसकी कितनी है, इसके लिए हम अभी भी 1931 के कास्ट डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, पर कोविड के कारण यह जनगणना हो नहीं पाई। मतलब 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। चूंकि अब देश हित में जातिगत जनगणना का फैसला लिया जा चुका है, मतलब अब आगे चलकर जब भी जनगणना होगी तो उसमें कास्ट, सब कास्ट, उनका जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नोट किया जाएगा। जातिगत जनगणना होने के बाद से समाज के वंचित वर्ग का उत्थान कैसे होगा, सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं, ये तो अब जातिगत जनगणना होने और उसका डाटा आने के बाद ही डिसाइड होगा। पर अब चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ कि आखिर इस जातिगत जनगणना से आखिर अपर कास्ट को फायदा कैसे होगा। देखिए, नौकरी तो कोई भी सरकार देने से रही। अब इस बात को जो जितना जल्दी समझ ले उसका भला उतना जल्दी हो जाएगा। मैं अपर कास्ट में भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। अपर कास्ट में भी जो लोग अभी भी भूखे मर रहे हैं वो अभी भी सरकारी नौकरियों के पीछे भागते रहें और मृग मारीचिका का खेल खेलते रहें। पर अब वह समय आ गया है जब अपर कास्ट का सरकारी नौकरियों से मोहभंग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सरकारें आपको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी और इस तरीके के प्रपोजल्स और समीकरण में उलझा देंगे कि आपकी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। भर्ती और अदालती प्रक्रिया, इस दौरान ही बुढ़ापा आ जाएगा। सरकारी नौकरी एक स्कैम है, इसे समझ पाना वैसा ही आसान नहीं है जैसे कुत्ता एक हड्डी चबाते समय अपने ही खून को पीते रहता है और आनंदित होते रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो खून उसके खुद का बह रहा है या वो हड्डी से खून आ रहा है। देखते देखते आबादी 150 करोड़ के पार हो गई और नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रखा है। आने वाले समय में नौकरियां और भी कम होंगी। सेना और पुलिसिंग के अलावा कुछ भी सरकारी नहीं बचेगा और वर्तमान में सेना किस रूप में पहुंच चुकी है यह भी आपको पता ही होगा।
अब सरकारी नौकरियों में भी पहले जैसे मजे बचे नहीं और आने वाले समय में मामला और भी ज्यादा टाइट होता जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आने वाला समय उद्यम का। अपर कास्ट जितनी जल्दी ये बात समझ जाए और यह नौकरी वाले लूप से बाहर निकल जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा की तरफ न ढकेलें तो आखिर करें क्या, तो आप एक बार ध्यान से सिंधी कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी या मुसलमानों की तरफ देखें। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। इन कम्युनिटीज में ज्यादातर बच्चे वयस्क होते होते अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसा भी नहीं है कि इन कम्युनिटीज से बच्चे सरकारी नौकरी में जाते नहीं, निश्चित तौर पर इन कम्युनिटीज से भी बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं, पर वो उन्हीं के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जिनके पास या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि या तो आप ग्रेड 1 ऑफिसर्स पाएंगे या ग्रेड 4, बीच में आपको इन कम्युनिटीज के लोग बहुत कम मिलेंगे। अब सोचना आपको है कि आप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी वाले लूप में ढकेलना चाहते हैं या उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन अपर कास्ट के, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए था, यानी जिनकी मासिक आय 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। अगर आप लोग भी अभी से सरकारी नौकरी के मकड़ जाल के बारे में समझ जाते हैं तो हो सकता है कि आपका बच्चा जब 25 से 35 साल के बीच में हो तो उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसे निराश ना होना पड़े। बेहतर है कि आप अभी से इस मृग मारीचिका को समझें और अपने बच्चों के भविष्य की सही दिशा निर्धारित करें कि जब बच्चे वयस्क हों, बड़े हों, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने जीवन भर जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई उनके जीवन में कहीं काम ही नहीं आ रही। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उसने 98-99% मार्क्स पाए थे और बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशंस थी, पर वो जब जॉब के लिए गई तो उससे पूछा गया कि आपके पास है क्या, इसके अलावा आपके पास क्या नॉलेज है। अब वो बड़ा परेशान थी कि मैं मतलब क्या बताऊं कि मुझे क्या आता है। उसके तो सब कुछ आता है जो सिलेबस में है, पर सिलेबस के बाहर उससे क्या आता है, तो उसे कुछ नहीं आता था। तो ये किंकरतव्य मूर्खता की स्थिति बहुत बेकार है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ती जानी है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि पिछड़े देश, विकासशील देश, विकसित देश, इन सब देशों की इकोनॉमी अलग अलग तरीके से काम करती है और हम एक ट्रांजिशन फेस में हैं। हम विकासशील से विकसित की तरफ जा रहे हैं। अब जो समय है, अब नौकरी का नहीं आने वाला, अब उद्यम का समय है, एंटरप्रेन्योरशिप का समय है। अब हर जगह काम की इज्जत है। अब एक आदमी अगर कोई एक नौकरी करता है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 कमाने के लिए दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, बड़ी बड़ी सिटीज में रहता है और 5-10 हजार भी नहीं बचा पाता। बाकी एक आदमी जो मोटर बाइंडिंग कर रहा है, रेफ्रिजरेशन का काम कर रहा है, एसी का काम कर रहा है, गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कर रहा है, वो अपने घर में बैठ के 1-1.5 लाख रुपए कमा पा रहा है। आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा और उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब सबको काम चाहिए। जो भी पैसा कमा रहा है उसे काम चाहिए। एक स्विच बदलना है, वो खुद नहीं बदल पा रहा, उसे किसी की हेल्प की जरूरत है। गर्मी का समय आ गया, एसी वाले के पास फुर्सत नहीं है, मोटर वाले के पास फुर्सत नहीं है, कूलर वाले के पास फुर्सत नहीं है, गैस रिपेयरिंग वाले के पास फुर्सत नहीं है। काम भरा पड़ा है, काम करने वाले नहीं है। अभी आने वाला समय इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है। इन सब चीज़ों में पहले से बच्चों को ग्रूम करना होगा कि वो अपने भविष्य की दिशा निर्देश खुद डिसाइड कर सकें। ये ना हो कि इस पढ़ाई की अंधी दौड़ में पूरा जीवन खपा दें और अंत में आपको ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, टुंडा ट्रैगा कहाँ पाया जाता है और θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, पर ये आपको एक पैसा कमा के नहीं दे रहा। तो भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए। जागरूक रहें, समझदार रहें, सचेत रहें। जय हिंद।